वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम डेमोक्रेसी से एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे, ठीक है, और अपने हमारी जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट करें, ठीक है। बट जो ये एक्सपेक्टेशन है हमारी डेमोक्रेसी से, ये फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। कैसे? तो देखो, हम अगर 1950 से 2000 तक की डिक्टेटरशिप या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंपेयर करें तो डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हाई रहा है, ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाई है, ठीक है। लेकिन यही सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें, ठीक है। हमने पहले से ही इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन साइज़, ग्लोबल सिचुएशंस, इन सब के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ये भी मायने करता है कि हमारे कंट्री में कोऑपरेशन कैसा है, ठीक है, और जो कंट्रीज़ हैं हमारी नेबरिंग कंट्री है उससे हमें इकोनॉमिक प्रायोरिटी कितनी मिल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या मैटर करती है कि हमारी कंट्री में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी या नहीं, ठीक है। तो देखो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिक्टेटरशिप में बहुत ज़्यादा है और डेमोक्रेसी में बहुत कम है, ऐसा नहीं है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी दोनों में ही इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो नेग्लिजिबल रह जाता है, मतलब कि वहाँ पर कुछ नहीं बचता है ना, कुछ कंपेयर करने जितना नहीं बच पाता, ठीक है। जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गारंटी नहीं करती है, पर वो ये गारंटी करती है कि वो जो डिक्टेटरशिप है उससे कम इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो डेमोक्रेसी है वो नहीं करती है। भले ही उससे ज़्यादा ना करे पर उससे कम भी नहीं करती, ठीक है। अगर हम देखें तो जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्रीज़ में वो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी दोनों में ही बेटर रहा है शुरू से, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा कभी ज़्यादा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब दूसरा टॉपिक क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो अब हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, डेवलपमेंट से ज़्यादा हम डेमोक्रेसी से क्या इकोनॉमिक डिसपैरिटी देखते हैं कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डिसपैरिटी देखने को मिलती है। हमारी जो कंट्री है इकोनॉमिक ग्रोथ को और वेल्थ को अचीव करती है, ठीक है, और ये हमारी कंट्रीज़ में सिटीजन्स होते हैं उनके बीच में अलग अलग तरीके से बढ़ती है, अलग अलग तरीके से, मतलब कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, तो उन सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ अलग अलग है, ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो लोगों के बीच में इनइक्वालिटी पैदा करती है, इनइक्वालिटी बढ़ाती है और ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, ठीक है। तो देखो, जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ड किस पर होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पर। देखो, हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है भले ही उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा ना हो लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो स्टेबल रहती है, वो बनी रहती है, ठीक है। सभी जो इंडिविजुअल है उनकी एक इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव बराबर रहती है, ठीक है। उनकी पॉलिटिकल एरिया में जो प्रोसेस होते हैं वो भी बराबर होती है, उनको इक्वालिटी मिलती है, ठीक है। अब देखो, हमारी कंट्री में जो अल्ट्रा रिच पीपल्स हैं, है ना, अल्ट्रा रिच पीपल कौन, मतलब जो बहुत अमीर लोग हैं, उनकी वेल्थ बढ़ती जाती है, उनकी इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में जो बॉटम में लोग हैं, बॉटम मतलब जो गरीब लोग हैं, उनकी इनकम नहीं बढ़ती, उनकी इनकम कम होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है, ठीक है। कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि उनको अपनी लाइफ स्पेंड करना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे उनको खाना, कपड़े, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों का बंदोबस्त करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो गरीब लोग हैं उनके लिए। एक्चुअल लाइफ में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। जैसे कि हमने क्लास 9 की इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हमारे इंडिया में गरीब हैं, वो लोग वोट देते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते, इसके बावजूद भी वो लोग क्या गरीब हैं, ठीक है। अब हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब है, वो अपने खाने के लिए भी वहाँ पर क्या करती है, क्या नाम है, प्रोटेस्ट करती है ताकि वो अपना पेट भर सके, अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, मतलब कि हमारी जो कह सकते हैं डेमोक्रेसी है उसमें सोशल डाइवर्सिटी कैसे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देखो, जो डेमोक्रेसी है
क्या वो पीसफुल और हारमोनियस है एमंग द सिटीजन्स। मतलब कि जो हमारे इंडिया में जो जितने भी लोग हैं उनके बीच में डेमोक्रेसी शांति बना के रखती है, हारमोनियस बना के रखती है। क्या ऐसा सच में है? तो देखो, डेमोक्रेसी जो है सोशल लाइफ में हारमोनियस मतलब शांति बना कर रखती है। ठीक है, हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या सोशल डिवीज़न पर बेस्ड सोशल डिवीज़न को ख़त्म करती है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो बेल्जियम था वहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिक पॉपुलेशन पाई जाती थी, मतलब सभी लोग डिवाइडेड थे बाय द बेस्ड ऑफ कास्ट, रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, है ना। लेकिन जब से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई उसने वहाँ के जो कन्फ्लिक्ट थी उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और वहाँ पर जितना भी हिंसा वॉयलेंट फैली हुई थी उसको भी कम कर दिया। ठीक है, और वहाँ पर इक्वालिटी लेके आई। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के बीच में हारमोनी और पीसफुलनेस लेकर आती है। ठीक है, जो सोसाइटी है वो परमानेंटली तो अपने बीच के अपने डिफरेंट ग्रुप्स के बीच के कन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती है ना। डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी बनी रहती है सोशल डिवीज़न के बेस पर। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो इसमें क्या थोड़ी शांति बना कर रखती है, स्टेबिलिटी बना कर रखती है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा सोशल डिवीज़न होता है, सोशल डिफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस, डिवीज़न एंड कन्फ्लिक्ट टू दिस डिफाइन प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी रेजिम। जो डेमोक्रेसी है उसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड होते हैं उनके बीच में क्या पीसफुलनेस बनाकर रखती है। ठीक है, शांति बनाकर रखती है। तो देखो, डेमोक्रेसी में श्रीलंका में दो कंडीशन थी जिससे कि उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी हासिल करी और वहाँ पर शांति लेकर आए। तो वो क्या थी? सबसे पहला क्या कि हमारी कंट्री है वहाँ पर जो मेजॉरिटी है उसको भी माइनॉरिटी के ओपिनियन को मानना चाहिए। जो मेजॉरिटी है वो हमेशा माइनॉरिटी से काम ना कराए, उस पर रूल ना करे। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के ओपिनियंस को परमानेंट मानना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेजॉरिटी है वो हमेशा ही मेजॉरिटी ग्रुप रिलीजन बेस पर रूल ना करे, रिलीजियस या फिर कास्ट या फिर लैंग्वेज बेस पर वो रूल ना करे माइनॉरिटी पे। ठीक है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो इलेक्शन के थ्रू रूल करे या फिर वो कोई अच्छा काम करे जिससे कि माइनॉरिटी पर वो रूल कर पाए। ठीक है, अब आ जाता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। मतलब जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों को डिग्निटी, फ्रीडम्स कैसे देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो, जो डेमोक्रेसी होती है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों को डिग्निटी प्रमोट करती है, उनको फ्रीडम देती है। हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी को वो डिग्निटी प्रोवाइड करती है और फ्रीडम प्रोवाइड करती है। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल हैं वो चाहते हैं कि उनकी भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो। ठीक है, उनके जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं वो सभी ख़त्म हो जाए, उनको भी रिस्पेक्ट फील कराई जाए पूरी सोसाइटी में। ठीक है, और ये सब कहाँ पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर हमने बहुत सालों पहले देखा था कि वहाँ पर जो सबऑर्डिनेटेड ग्रुप है वही डोमिनेंस करते हैं। लेकिन आज के टाइम पर सभी इंडिविजुअल्स को क्या देखने को मिलती है? फ्रीडम देखने को मिलती है, इक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सभी लोग आज के टाइम पे हमारे देश में इक्वल है जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम वुमेन के केस में देखें तो वुमेंस को भी बहुत ज़्यादा डिग्निटी देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल टाइम में वुमेंस जो है वो हमारे इंडिया में क्या डोमिनेट नहीं करती थी, है ना। वुमेंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करा जाता था, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वुमेंस को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको इक्वल ट्रीटमेंट दें। ठीक है, तो देखो, that does not mean that women are actually always treated with respect, but once the principle of recognize, it become easier for women to wage a struggle against what is unacceptable legally and morally। देखो, पहले के टाइम पे क्या वुमेंस को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये प्रिंसिपल है कि वुमेंस को भी इक्वल ट्रीटमेंट दे, उनको भी फ्रीडम और इक्वालिटी दी जाए। और वुमेंस के पास आज के टाइम पे क्या उनके पास राइट है कि वो अपना ग्रुप बना सके जिसमें वो क्या अपने आज़ादी के खिलाफ, अपने रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठा सके। ठीक है, आज के टाइम पे हम वुमेंस को बहुत ज़्यादा राइट्स दे रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो भी आगे निकल कर आएँ सोसाइटी में और सोसाइटी को सर्व करें, अपने जो भी एम है, जो भी वांट्स है उनको फुलफ़िल करें। ठीक है,
इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है, उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ना। मतलब कि हमारी डेमोक्रेसी में जो भी नीची कास्ट के लोग हैं या फिर जो भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं उनको क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस जो भी सोसाइटी में है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कास्ट बेस्ड अनइक्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, फॉरएव्स इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट मेक ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, मतलब कि साधारण लोग हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट्स को भी माने, उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको फॉलो करें। ठीक है, एक्सेप्टेशन ऑफ फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज क्राइटेरिया फॉर जज एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो देखो, डेमोक्रेसी को हम हमेशा ही क्या करते हैं, जज करते हैं। क्यों जज करते हैं? चाहे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ भी आ जाए, लेकिन हम उसको हर चीज़ में जज करते हैं ताकि वो और बेटर बने, है ना। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो एक के बाद एक टेस्ट में पास होती है, लेकिन उसके लिए एक नए नए एग्जामिनेशन हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो एक पॉलिसी में पास हो जाती है तो लोग दूसरी पॉलिसी उस पर थोपने लगते हैं। ठीक है, और उसको जज करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो है डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। डेमोक्रेसी हमारी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी के फंक्शन है वो हमारी क्या नाम है, डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं। लेकिन हम डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। क्यों कंप्लेन करते हैं? क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन कभी कभी फुलफ़िल हो जाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखो, हम लोग डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं हम डेमोक्रेसी से। क्यों करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी कभी कभी अपने जो भी क्या नाम है, उनकी जो अनाउंसमेंट थी, जो भी उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने करने के लिए पॉलिसी लागू करने के लिए बोला था, वो उसको नहीं कर पाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नहीं, डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो it show that people have developed awareness and the ability to expect to look critically at power holder and the high and the mighty। लेकिन जब लोग डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, जज करते हैं, इससे पता चलता है कि जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा अवेयर हैं और एबल हैं डेमोक्रेसी को लेकर। ठीक है, अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससर्टिफिकेशन विद डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। जब लोग डेमोक्रेसी को डिससर्टिफिकेशन करते हैं तो इससे पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और उसको एक बेटर फॉर्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि हम वोट के ज़रिए डेमोक्रेसी को बेटर बना सकते हैं, गवर्नमेंट को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो, यही सारी चीज़ें हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसमें हमने यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, डेमोक्रेसी सच में डिक्टेटरशिप से एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।